नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी पर इको टॉक में सुने सप्ताह भर के देश और दुनिया के आर्थिक समाचार। 1 सितंबर से जिनेवा में फिशरीज में सब्सिडी के विषय पर WTO की बैठकों का दौर शुरू होगा। इसके माध्यम से 30 नवंबर से आरंभ होने वाले 12वें मंत्री स्तर की बैठक के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। भारत के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उद्योग 16 बिलियन मछुआरों को सीधे और लगभग दोगुने इस व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों को प्रभावित करता है। भारत पॉल्यूटर पेज और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड सिद्धांतों पर जोर देता रहा है। पहली बार 2001 में दोहा सम्मेलन के दौरान इस विषय पर बातचीत शुरू हुई थी, पर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म किर्ने ने कहा है कि भारत में ई कॉमर्स मार्केट 2030 तक $40 बिलियन का हो जाएगा। वर्तमान में यह $4 बिलियन का है। केंद्र सरकार ने एग्जिम बैंक एवं सिडबी प्रायोजित 2.5 करोड़ रुपए के उभरते सितारे फंड की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विस क्षेत्र के निर्यात उन्मुख छोटी और मध्य प्रकार की कंपनियों में इक्विटी एवं इक्विटी जैसे उत्पादों के माध्यम से निवेश कर इनकी आर्थिक मदद की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक राउंड ट्रिपिंग को हतोत्साहित करने के लिए विदेशी निवेश से संबंधित मौजूदा विनियमन में संशोधन के साथ एक ड्राफ्ट नियम लेकर आया है। RBI मौजूदा नियमों में बदलाव करना चाहता है। राउंड ट्रिपिंग मुद्रा के देश के बाहर जाकर पुनः विदेशी निवेश के माध्यम से वापस देश में आने की घटना है। हाल ही में सेबी ने कुछ बड़ी कंपनियों को इसमें शामिल पाया था और उनके अकाउंट फ्रीज किए थे। भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि अगस्त के महीने में चावल और गेहूं के खुदरा तथा थोक मूल्यों में कमी आई है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा ओपन मार्केट सेल स्कीम के कारण हुआ है। इसके अंतर्गत रिजर्व प्राइस पर थोक उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं सरकार द्वारा बेचे जा रहे हैं। इस साल जुलाई के महीने में 9.84 लाख टन चावल और 4.13 लाख टन गेहूं बेचा गया। अर्थव्यवस्था में लेन देन संपन्न करने में वित्तीय बाजार की प्रमुख भूमिका होती है। यह बाजार मुख्यतः 2 रूपों में वर्गीकृत है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जहां अल्पकालीन अवधि के पूंजी जरूरतों को पूरा करता है, वहीं कैपिटल मार्केट दीर्घकालीन वित्तीय जरूरतों को पूरा करने का एक साधन है, जिसमें प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक इसके उदाहरण हैं। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी बाजार शामिल होते हैं, जिसमें जारी किए जाने वाले स्टॉक एवं पहले से मौजूद प्रतिभूतियों का व्यापार होता है। कैपिटल मार्केट को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेट करता है। यह बाजार मांग और पूर्ति के प्रवाह का बाजार है, जिसके माध्यम से राज्य एवं केंद्र सरकार नई पूंजी का निर्गमन कर उद्योग में निवेश का वातावरण तैयार कर देश की विकास के संभावनाओं के नए द्वार खोले जाते हैं। आर्थिक नीतियां जैसे कि औद्योगिक नीति, आयात निर्यात नीति, आर्थिक स्थायित्व एवं विकास नीति में कैपिटल मार्केट निवेश का एक स्पेक्ट्रम तैयार करता है। तो आइए इको टॉक के इस एपिसोड में हम सभी अपने विशेषज्ञ श्री M.A. हक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से इस बाजार व्यवस्था के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
झारखंड विधानसभा टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। आज हम आपके साथ कैपिटल मार्केट के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसे देखने से पहले मैं आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि एपिसोड 9-10 को जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। किसी भी देश में मुद्रा के प्रवाह में मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसे आरबीआई के द्वारा संचालित की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्लो ऑफ मनी को एक वर्ष के अंदर संपन्न करते हैं और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के टूल्स का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत यदि हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, यानी पूंजी बाजार की बात करते हैं, तो यह एक वर्ष से अधिक की समस्त प्रकार के फ्लो ऑफ मनी से संबंधित चीजों को नियंत्रित करती है। कैपिटल मार्केट मूल रूप से सेबी के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होती है। सेबी, जिसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को किया गया। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसके लिए सेबी एक्ट 1992 को लाया गया। सेबी का मुख्यालय मुंबई है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन अपने कार्यों को संपन्न करती है। सेबी के देश के 4 अलग अलग भागों में रीजनल ऑफिस हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न जोन, जो क्रमशः आप देख सकते हैं दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता में स्थापित है। सेबी मूल रूप से जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको कंट्रोल करने का काम करती है और इसके अंतर्गत इसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर, 2 सदस्य तथा एक आरबीआई के सदस्य होते हैं, जिसे हम होल टाइम मेंबर्स के रूप में जानते हैं। सेबी का मूल उद्देश्य यह होता है कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी मार्केट है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना और उसके डेवलपमेंट के लिए लगातार प्रयास करते रहना। सेबी अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए 3 प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करती है, जिसे हम अर्ध न्यायिक, अर्ध वैधानिक और अर्ध कार्यकारी अधिकार कहते हैं। अर्ध न्यायिक का मतलब यह होता है कि सेबी किसी भी संस्था या कंपनी जो उनके नियमों का सही से पालन नहीं करे उस पर आर्थिक दंड लगा सकती है। इसी प्रकार से अर्धवैधानिक का मतलब यह होता है कि सेबी अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए रूल या नियम का निर्माण कर सकती है और अर्ध कार्यकारी का मतलब यह है कि वो अपने नियमों को एग्जीक्यूट करने की भी पावर रखती है। सेबी के मूल रूप से 3 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, जिसमें से एक होता है कि जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उसको नियंत्रित करना, दूसरा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नियंत्रित करना और तीसरा होता है कि मार्केट में जो ब्रोकर्स या इंटरमीडिएटरीज होते हैं उस पर भी नियंत्रण स्थापित करना है। अब हम अगर आगे बढ़ें और आपसे कहें कि पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट क्या होता है। देखिए, जब हम आम बोलचाल की भाषा में आपसे बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास मनी है। मनी का मतलब ये होता है कि आप डेली यूज के लिए उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम कभी आपसे कहते हैं कि पूंजी है आपका,
तो ऐसे स्थिति में ये हम मानते हैं कि इसके माध्यम से आप कोई लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं या किसी अन्य प्रकार की कंपनी के माध्यम से आप बड़े कार्य को संपन्न करते हैं। जैसे आपका भूमि भी एक तरह का पूंजी है। पूंजी का जहां लेन देन होता है उसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। अब अगर पूंजी के माध्यम से हम क्या क्या चीजों को कर सकते हैं, तो हम किसी कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, उसका विस्तार कर सकते हैं, या बड़ी संख्या में हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके प्रोडक्शन या सर्विस का उत्पादन भविष्य में या वर्तमान में इसे कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सरकारी संस्था भी हो सकते हैं, आप निजी संस्था भी हो सकते हैं, दोनों को पूंजी की आवश्यकता होती है। किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में अगर पूंजी की प्राप्ति करनी होती है तो हमारे पास दो तरीका होता है इसके लिए। पहला तरीका हमारे पास ये होता है कि हम लोन ले लें, ऋण ले लें, या जिसको हम लोग कहते हैं डेब्ट फाइनेंसिंग कर लें। और दूसरा हमारे पास तरीका ये होता है कि हम शेयर या इक्विटी के माध्यम से हम धन प्राप्त करें। ये दोनों में बेसिक अंतर पाए जाते हैं और ये अंतर ये है, अगर हम किसी पूंजी के निर्माण के लिए हम किसी से लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो हमें उसे इंटरेस्ट देना होगा और साथ ही साथ उसे टाइम के आधार पर चुकाना होगा। अगर हम इस प्रकार का लोन पब्लिक से लेते हैं तो हम दो प्रकार से पब्लिक से इस प्रकार के लोन ले सकते हैं। पहला जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं डिबेंचर्स। बॉन्ड जिसे कंपनी जारी करती है किसी संपत्ति या कोलेट्रल के बिहाफ पर, यानी अगर आपके पास जमीन है, आपके पास कोई कागज है, तो उसके आधार पर बॉन्ड जारी करती है एक निर्धारित समय के लिए और एक निर्धारित इंटरेस्ट के साथ। कोई व्यक्ति जब बॉन्ड खरीदता है और उसकी मैच्योरिटी पर वो कंपनी को ले जाकर देता है तो वो उसका मूलधन प्लस इंटरेस्ट दे देते हैं। डिवेंचर भी इसी प्रकार की चीजें होती है, लेकिन इसमें कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह हाई रिस्क होता है। अगर डूब गया तो आपका गया, इसीलिए इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है और इसमें भी मैच्योरिटी टाइम प्लस इंटरेस्ट रेट दोनों का निर्धारण होता है। अगर कोई कंपनी डूब रही है या अपनी लायबिलिटीज नहीं दे सकती तो वो अपनी संपत्ति को बेचकर पहले बॉन्ड धारक का पैसा चुकाएगी और उसके बाद डिवेंचर्स वाले के पैसे वो दे सकती है। कोई कंपनी डिवेंचर्स के बदले में शेयर भी आपको दे सकती है, लेकिन बॉन्ड के बदले में आपको शेयर नहीं दिया जा सकता। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम डेब्ट के माध्यम से पैसा एकत्र करते हैं और ये बहुत ज्यादा इसलिए भी कंपनियां यूज नहीं करती क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन या इंटरेस्ट में चला जाता है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये होती है, वो हम लोग शेयर कहते हैं। शेयर का सामान्य अर्थ होता है बांटना या भागीदारिता। अगर कोई कंपनी पूंजी का निर्माण करना चाहती है तो ऐसे स्थिति में वो सबसे पहले सेबी के पास जाती है और सेबी उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखता है और उस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर उसे ये फैसिलिटी देता है कि ठीक है, आपकी विश्वसनीयता अच्छी है और इसके आधार पर आप इतने रुपए का शेयर जारी कर सकते हैं। शेयर जब जारी होता है तो इसे कॉमन पीपल इसे खरीदते हैं और इसमें ये प्रॉमिस होता है एक तरह से कि हम जब
इस व्यापार के माध्यम से हम जब लाभ कमाएंगे तो उस लाभ में एक निर्धारित हिस्सा आपका होगा। तो शेयर का मतलब जैसे हमने आपको कहा कि ये बांटना होता है, और पब्लिक जो इस शेयर को खरीदती है उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर दो तरह के होते हैं, एक जिसको हम लोग इक्विटी शेयर कहते हैं और दूसरा जिसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। इक्विटी शेयर क्या होता है कि अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर जारी करती है और कोई व्यक्ति उसको खरीदता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के पास वोटिंग राइट होता है, कंपनी को मैनेज करने का उसके पास प्रबंधन की शक्ति होती है, और वह अपने शेयर को किसी दूसरे के समक्ष बेच सकता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत प्रेफरेंस शेयर में यह होता है कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर लेते हैं तो पहले से यह घोषित होता है कि कंपनी चाहे लाभ कमाए या घाटा में हो, आपको इतना प्रतिशत प्रॉफिट दिया जाएगा। उसमें से जो प्रॉफिट बच जाएगा वो इक्विटी शेयर वाले को दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें यह भी प्रॉमिस होता है कि अगर मान लीजिए कि कंपनी अब डूब रही है तो वो अपनी संपत्ति को बेच करके पहले आपका धन चुकता करेगी, और जो शेष बच जाएगा उसे वह इक्विटी शेयर धारक को दे देगी। तीसरी बात इसमें यह होती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना तो वोटिंग राइट होता है और ना वो किसी प्रकार के मैनेजमेंट में भागीदारी लेती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपने शेयर को पुनः कंपनी को बेच सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर धारक अपनी शेयर्स को अपने कंपनी को नहीं बेच सकती, बल्कि उसे शेयर मार्केट में इसे सेल करना होता है। हाँ, अगर कंपनी ये निर्धारित करती है कि हम अपने जो इक्विटी शेयर धारक है उससे हम अपना शेयर खरीदेंगे, तो ऐसे स्थिति में इसे बाय बैक कहा जाता है, और इसके माध्यम से वो इक्विटी शेयर धारक अपने शेयर को कंपनी को बेच सकती है। तो बेसिकली ये दो डिफरेंसेस होते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के अंतर्गत। अब अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट में बैंक, कंपनी, FII ये सारे लोग जो हैं अपने लिए पूंजी एकत्र करते हैं और भविष्य में बड़ी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से लाभ कमाते हैं, और उस लाभ का एक निश्चित भाग अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। अब जो दूसरी बात आती है इसमें कि वो शेयर कहां बिकेंगे, तो इसके लिए दो तरह के चीजों का प्रयोग होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो कैपिटल मार्केट है वो दो भागों में बटा होता है, एक जिसको हम लोग प्राइमरी मार्केट कहते हैं और दूसरा जिसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट वह मार्केट है जहां कोई कंपनी पहली बार अपनी शेयर को इशू करती है और उसे पब्लिक के समक्ष खरीदने के लिए उपलब्ध कराती है। इसके अंतर्गत कोई भी शेयर जो पहली बार निर्गत होता है उसको हम लोग IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, और इसमें जो शेयर के रेट होते हैं वो कंपनी निर्धारित करती है। कंपनी अपने शेयर को, अपने फर्स्ट इश्यूज जो शेयर होते हैं उसको कई प्रकार से बेचती है। पहले जिसको हम लोग कहते हैं कि कंपनी ऑफर थ्रू प्रपोजल के थ्रू इसको बेचती है, यानी अपना एक प्रपोजल तैयार करती है, प्रोस्पेक्टस तैयार करती है, इसको हम लोग कहते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के माध्यम से वो ये बताती है कि हम इस पैसे को इस उद्देश्य में लगा रहे हैं, यहां से इतना लाभ मिलेगा और इस लाभ का हम आपके साथ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल।
कंपनी क्या करती है कि ब्रोकर्स के माध्यम से या इंटरमीडिएटरी के माध्यम से अपने जो न्यू इश्यूज होते हैं उसको सेल करती है फॉर कॉमन पीपल, किसी भी पीपल के लिए। तीसरा इसके अंतर्गत होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर कोई कंपनी अपने निजी मित्र, संबंधी इत्यादि को शेयर सेल करती है तो हम इसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट इसमें आता है EIPO यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसको स्टॉक मार्केट में, एक्सचेंज में इसको रखा जाता है। एंड लास्ट होता है राइट इश्यूज, यानी कंपनी के पहले जो शेयर होल्डर्स हैं हम उनको ये ऑफर देते हैं कि देखिए हम ये पहली बार शेयर जारी कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। अगर आप इसे खरीद लिए तो ठीक है, नहीं खरीदे तो फिर हम कॉमन पीपल को बेचेंगे। तो इसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट बिल्कुल इसी तरह का होता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें डिफरेंस होती है। प्राइमरी मार्केट में कोई भी शेयर पहली बार खरीदा जाता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें कोई शेयर पहले से संचालित है और उसे आप खरीद सकते हैं, उसे आप बेच सकते हैं। दूसरी बात शेयर सेकेंडरी मार्केट का ये होता है कि किसी भी शेयर का जो प्राइस होता है वो प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर निर्धारित होता है, यानी कि मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। यदि किसी कंपनी की मांग बहुत ज्यादा है तो शेयर का मांग बढ़ जाएगा, और कंपनी की मांग कम हो रही है तो शेयर का मांग घट जाएगा। इसके अंतर्गत ये होता है कि शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, और उस लिस्टेड शेयर को आप परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो ये कैपिटल मार्केट के अंतर्गत पूंजी एकत्र करने का यह एक प्रमुख साधन है, और इसके माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकार, निजी संस्थाएं, FII इत्यादि 1 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए पैसे एकत्र करती है। उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में खर्च करती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है, और इससे वो जो लाभ कमाती है उस लाभ को वो आम जनता के बीच जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वितरित करती है, या जो इस कंपनी के बॉन्ड लिए हुए हैं उनको वितरित करती है या उनको इंटरेस्ट देती है। इसी तरह से जो डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं उनको भी इंटरेस्ट के साथ चुकता करती है। हम नेक्स्ट एपिसोड में आगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, तो इसे देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।